तो हम चैप्टर नंबर 5 का कर रहे हैं, यूनिट सेकंड कर रहे हैं। इससे पहले हमने ओम का नियम क्या था और प्रतिरोध के बारे में क्या था। अब जो आज का जो अपना टॉपिक आता है वो आता है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो टॉपिक हम आज करने वाले हैं। तो अब हेडिंग लगा लेना, प्रतिरोध की प्रतिरोध की निर्भरता। आज हम करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। देखना, प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में जो धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो प्रतिरोध है ये किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो एक नंबर पॉइंट है वो है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई पर देखेंगे कि प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है। हम ये मान लेते हैं कि अपने पास एक चालक तार है, ये है, और एक चालक तार ये है। ये थोड़ा छोटा चालक तार है और ये से थोड़ा बड़ा है। इसकी लंबाई है L। तो जैसे जैसे हम चालक की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। यानी कि इसमें चालक का प्रतिरोध होगा कम और इसके लिए चालक का प्रतिरोध होगा अधिक। यानी कि जितना बड़ा तार होगा, जितना लंबा तार होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और जितने चालक की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी कि जो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि R समानुपाती किसके होता है, L के। यानी कि जैसे जैसे हम चालक की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अगर लंबाई अपने पास कम है चालक की तो प्रतिरोध भी कम होगा। यानी कि जितना बड़ा तार होगा उसमें उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। यानी कि उस प्रतिरोध का मतलब है कि उसमें उतनी ही ज्यादा धारा में के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। यानी कि जितना लंबा तार है उसके धारा के मार्ग में उतनी ही ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी। तो R समानुपाती L, यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। L जितना बड़ा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। अब 2 नंबर है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यानी कि प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। जैसे कि अपने पास है एक चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है, जबकि दूसरे चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये थोड़ा कम है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ज्यादा। यानी कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो देखना बहुत ही नजदीक से निकलेंगे। यानी कि ये जो इसका हिस्सा है, ये जो इसका हिस्सा है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये रास्ता संकीर्ण रास्ता है, इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, इसलिए इसका जो प्रतिरोध होगा इसका इसका ज्यादा होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकल जाएंगे क्योंकि ये तो ज्यादा है। और
यहाँ पर है कम, इसमें इलेक्ट्रॉन है वो इसका रास्ता थोड़ा बड़ा रास्ता है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसमें निकल जाएंगे। तो जो प्रतिरोध होगा वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानु का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा कम हो रहा है तो एक बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानु का मतलब होता है कि आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल जिसका कम है उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो इसका क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध होगा ज्यादा, और इसका क्षेत्रफल क्या है, कम, इसका क्षेत्रफल कम है तो इसका प्रतिरोध भी कम होगा। तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, यानी कि अगर क्षेत्रफल अपने पास कम है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यहाँ पर लिख दिया है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब समीकरण 1 व 2 से देखना। समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा। आर समानुपाती एल है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए। आर समानुपाती एल है और व्युत्क्रमानुपाती ए है, तो L/A। अगर ये हम समानुपाती का नियतांक घटाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आएगा रो L/A। ये एक नियतांक है जिसको हम बोलते हैं रो, और इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ये समानुपाती नियतांक हम हटाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आएगा रो, जिसको बोला जाता है प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि अपने पास ये फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या रो एल बराबर हम करेंगे तो आएगा R इंटू ए। तो रो का जो फॉर्मूला आएगा अपने पास आएगा RA अपॉन एल। ये अपने पास में प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास आ गया है। अगर हम इसके मात्रक और विमा की बात करें, इसका मात्रक निकालेंगे तो देखना क्या आ जाएगा। यहाँ पर R है, R होता है प्रतिरोध, ये तो है विशिष्ट प्रतिरोध, यह है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल और L है लंबाई। तो जो R प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है ओम इंटू A यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर की स्क्वायर अपॉन लंबाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक है वो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। इसका मात्रक है वो आएगा ओम मीटर। अब इसके हम विमा भी निकाल सकते हैं। देखना विमा किस प्रकार से निकालेंगे इसकी। ये है प्रतिरोध R। तो सबसे पहले हमें इस R की विमा निकालनी पड़ेगी प्रतिरोध की। तो देखना R कैसे निकालेंगे, हमारे पास V बराबर होता है IR। तो यहाँ से अगर R बराबर हम करेंगे तो अपने पास आएगा V अपॉन I। तो R इक्वल टू V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W अपॉन QI। तो W क्या है, यहाँ पर है कार्य, और कार्य की विमा क्या होती है, mL² T-2 बटे Q है आवेश, और आवेश की विमा होती है A1 और T1, और यहाँ पर है I विद्युत धारा, और विद्युत धारा की विमा क्या होती है A1। तो देखना W की लिख दी है mL² T-2, और Q की लिख दी है A1 T1, और I की आ गई है A1। तो इसको हम सरल करेंगे अपने पास क्या आएगा देखना,
m1 और l की क्या है स्क्वायर, m1 l की स्क्वायर और m1 l की स्क्वायर और ये a1 t1, तो ये t ऊपर चला जाएगा तो t-3 और a की स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है W/QI, जो W है ये अपना कार्य और कार्य की विमा होती है m² t-2 और बाद में Q की विमा कितनी होती है a1 t1, तो यहाँ पर लिख दिया है a1 t1 और I है विद्युत धारा और विद्युत धारा की विमा क्या होती है एम्पियर, जिसको लिखते हैं इसको लिख देंगे I से, तो ml² और ऊपर t-2 बटे यहाँ पर है a की स्क्वायर और t1, a की स्क्वायर t1 आ गया है। अगर इसकी विमा हम लिखना चाहें तो कितनी आएगी m1 l की स्क्वायर और m1 l की स्क्वायर और t-3 और a-2, ये इसकी विमा आ गई है आर की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर की विमा पहले m1 l² t-3 a-2 और क्षेत्रफल की क्या होती है l की स्क्वायर बटा लंबाई की विमा क्या हो गई l, लंबाई की हो गई है l, तो एक l से l कैंसिल, तो अपने पास विमा क्या है m1 l की पावर 3 t-3 और a-2, ये इसके आ जाएगी विमा। तो यानी कि दो बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं, एक तो प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और एक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर। अब जो 3 नंबर पॉइंट आता है वो आता है अपना ताप पर निर्भरता, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम 3 नंबर करेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो ये दो बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, एक तो चालक की लंबाई है, जैसे जैसे हम चालक की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है R समानुपाती L। अब है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अब देख सकते हो इसमें से इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करने के लिए वो ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, ये इसका रास्ता कम है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो देखना ज्यादा नजदीक नजदीक से प्रवाहित होंगे इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर इसका क्षेत्रफल क्या है ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसमें चले जाएंगे। इसलिए जो प्रतिरोध और व्युत्क्रमानुपाती होता है एक है, यानी कि व्युत्क्रमाणु का मतलब होता है कि एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध जो अनुप्रस्थ का प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती 1/a, इसको हमने समीकरण नंबर 2 लिख दिया है। अब समीकरण 1 व 2 से अगर हम करेंगे तो दोनों की हमने तुलना कर दी 1 व 2 की, तो R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती A, ये अगर समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आएगा रो, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। अब R बराबर रो L अपॉन A, तो रो का मान आ गया RA अपॉन L। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो R का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मीटर की स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मात्रक आ गया ओम मीटर। अगर इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा ये आ गई है m1 l की पावर 3 t-3 a-2। अब जो 3 नंबर है वो आता है प्रतिरोध की ताप के ऊपर निर्भरता। अब हम करेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो 3 नंबर हम करेंगे ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता, देखना ताप पर निर्भरता के लिए हम मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक ताप T0 पर जो प्रतिरोध है वो है R0। ठीक है, यहाँ पर तो है तापमान और यहाँ पर है प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध तापमान के ऊपर निर्भर करता है, तो अगर T0 के ऊपर तापमान हमने T0 तापमान पर प्रतिरोध हमने मान लिया है R0, अगर और T के ऊपर हमने प्रतिरोध मान लिया है RT,
क्योंकि प्रतिरोध है वो ताप के ऊपर निर्भर करता है। तो T0 पर हमने प्रतिरोध R0, ये नोट है, T नोट पर प्रतिरोध R नोट, और तापमान T पर प्रतिरोध हमने मान लिया RT। अब देखना प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो जाएगा। प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लिखते हैं R से, और परिवर्तन के लगा देते हैं डेल्टा। तो डेल्टा R बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, RT माइनस R0, RT माइनस R0। अगर तापमान में हम परिवर्तन देखें, तापमान में परिवर्तन, तो डेल्टा T इक्वल टू, T में से T0 घटा देंगे, T माइनस T0। ठीक है, प्रतिरोध में परिवर्तन आ गया डेल्टा RT माइनस R0, और तापमान में परिवर्तन आ गया डेल्टा T इक्वल टू T माइनस T0। अब देखना, जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये एक फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है कितना होता है, डेल R, वो किसके समानुपाती होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध के, प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना है, डेल्टा R, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, R0 या R नोट। तो डेल्टा R है वो किसके बराबर होता है, R0 के। यानी कि अगर प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। तो डेल्टा R समानुपाती R0 के। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें, एक नंबर फैक्ट ये था। दूसरा फैक्ट है कि प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के, तापमान में परिवर्तन के। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना है, डेल्टा R समानुपाती किसके होगा, डेल्टा T के। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यानी कि तापमान में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, ताप जितना ज्यादा बढ़ेगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, प्रतिरोध में उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा। तो ताप प्रतिरोध में परिवर्तन है वो किसके समानुपाती होता है, तापमान में परिवर्तन के। तो जो प्रतिरोध की निर्भरता है वो उसको हम दो प्रकार से दे सकते हैं कि प्रतिरोध में परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो तापमान में परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। तो डेल्टा R समानुपाती R0 और डेल्टा R समानुपाती डेल्टा T। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, डेल्टा R, इसमें भी डेल्टा R है और इसमें भी डेल्टा R है, समानुपाती क्या लिख सकते हैं, R0 डेल्टा T, R0 डेल्टा T। अब ये समानुपाती नियतांक हम हटाएंगे, तो ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो अपने पास कोई नियतांक आएगा एल्फा, इसको बोलते हैं एल्फा। कोई नियतांक आ गया एल्फा, जिसको हम बोलते हैं ताप गुणांक, ताप गुणांक। और ताप गुणांक का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। चालक के लिए इसका मान अलग होता है, अर्धचालक के लिए अलग होता है, और अचालक के लिए अलग होता है। तो अलग अलग के लिए एल्फा का मान अलग अलग होता है। तो डेल्टा आर समानुपाती का नियतांक हटा दिया, कोई नियतांक एल्फा आ गया है जिसको हम बोलते हैं ताप गुणांक R0 डेल्टा टी। अब देना डेल्टा आर, डेल्टा आर का मान कितना है, RT माइनस R0, RT माइनस R0 बराबर एल्फा R0 डेल्टा टी। अगर यहाँ से हम RT करें, RT क्या है कि T तापमान पर प्रतिरोध RT, यानी कि तापमान बढ़ाने के बाद में प्रतिरोध RT है। तो RT इक्वल टू हम करेंगे अपने पास तो आएगा R0 प्लस
एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको ताप में परिवर्तन के बारे में बताता है, ताप की निर्भरता के बारे में बताता है। तो आर टी इक्वल टू आर जीरो प्लस एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। हम इसको समीकरण में लिख देते हैं 3। ठीक है, अब हम करेंगे ये जो एल्फा है, ये चालक के लिए इसका क्या मान होता है, अचालक के लिए इसका क्या मान होता है, और अर्धचालक के लिए इसका क्या मान होता है। देखना कैसे करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम स्टार्टिंग से इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख के स्टार्ट करेंगे कि एल्फा का मान वो किन किन के ऊपर निर्भर करता है। तो पहले तो ये याद रखना कि तापमान T0 पर प्रतिरोध है R0, तापमान T पर प्रतिरोध है RT। ठीक है, प्रतिरोध में परिवर्तन इतना हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन इतना हो जाएगा। अब इसमें एक याद रखना है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो तापमान में परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, 1 व 2 से करेंगे, और ये समानुपाती वाले चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास एक नियतांक आएगा एल्फा, जिसको हम बोलते हैं ताप गुणांक। तो आर टी इक्वल टू हो गया है डेल आर का मान कितना था अपने पास, ये था आर टी माइनस आर जीरो एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। तो आर टी इक्वल टू आर जीरो प्लस एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 3। अब हम देखेंगे एल्फा किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि अपने पास ये आ गया है आर टी बराबर आर जीरो प्लस एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। ये इक्वेशन अपने पास आ गई है। अब हम देखेंगे अगर ये जो एल्फा है इसमें केस नंबर फर्स्ट करेंगे, यदि एल्फा है वो क्या हो, धनात्मक हो। तो एल्फा धनात्मक याद रखना किसके लिए होता है, चालक के लिए। चालक क्या होते हैं कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं चालक। तो जो ताप गुणांक एल्फा का मान पॉजिटिव किसके लिए होता है, चालकों के लिए होता है। जैसे कि अपने पास समीकरण था, ये रहा एल्फा। तो एल्फा क्या होता है चालकों के लिए, प्लस, यानी कि आर टी इक्वल टू आर जीरो प्लस, एल्फा भी प्लस होता है, एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। यानी कि चालकों के लिए जो प्रतिरोध है वो एल्फा का मान वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि अपने पास आर टी बराबर आ गया आर जीरो प्लस एल्फा आर जीरो डेल्टा टी। यानी कि जो आर टी होता है वो किससे अधिक होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध आर जीरो से अधिक होता है। यानी कि इस बात से हम बता सकते हैं कि चालकों के लिए जो प्रतिरोध है, पर चालकों के लिए जो प्रतिरोध, चालक के लिए प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है, जो आर टी जो ग्रेटर देन होता है आर जीरो के। यानी कि आर टी अधिक होगा किससे, आर जीरो से। आर टी अधिक होगा आर जीरो से, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आर टी ग्रेटर देन आर, क्योंकि इसमें अल्फा होता है पॉजिटिव। इसलिए देखना जैसे कि अपने पास यहाँ पर 10 हो तो 10 प्लस 2 यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें आर टी अधिक आएगा किससे, आर जीरो से। इस बात को आपको याद रख लेना है कि चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जैसे जैसे हम चालकों का ताप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम चालक को गर्म करेंगे, उसका प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और प्रतिरोध का मतलब होता है उसकी धारा में उतनी ज्यादा रुकावट उत्पन्न होती है। अब 2 नंबर है केस सेकंड, यदि एल्फा हो जीरो। तो एल्फा जीरो याद रखना कुचालक के लिए होता है, कुचालक, या फिर इसको बोल सकते हैं अचालक। और कुचालक वो होते हैं
जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो अल्फा इक्वल टू, इस समीकरण में हम जीरो रखेंगे तो आर टी इक्वल टू कितना आएगा, आर जीरो, यानी कि तापमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लाइन लिख सकते हैं कि अचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर नहीं बढ़ता है, या फिर अचालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अचालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। अचालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब केस नंबर आता है इसमें थर्ड, यदि एल्फा माइनस हो तो एल्फा ऋणात्मक होता है अर्धचालक के लिए, अर्धचालकों के लिए एल्फा का मान होता है ऋणात्मक। तो इस समीकरण में ऋणात्मक रखेंगे तो आर टी बराबर कितना आएगा, आर जीरो माइनस एल्फा आर जीरो डेल्टा टी, यानी कि इसमें क्या हो गया, जो आर टी है वो लेस देन किसके आएगा, आर जीरो के, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसका। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध तीन बातों के ऊपर निर्भर करता है, एक तो चालक की लंबाई, एक चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और तीसरा है तापमान निर्भरता। तो इस टॉपिक को आपको एक बार अच्छे तरीके से और देखना है, आपको तभी अच्छी चीजें समझ में आ पाएगा ये। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।